हाय एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 3 11th हिस्ट्री का। चैप्टर 3 है हमारा स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हम इतिहास का निर्माण कैसे करते हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे पहले अगर कोई स्थल है तो उसकी खुदाई किस तरह से की जाती है, उसमें किस तरह की लेयर्स होती हैं, इस पर सबसे पहले बताया गया है। मतलब भौतिक अवशेष इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े। भौतिक अवशेषों का मतलब है कि हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे अगर वर्तमान की बात करें तो मनुष्य जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है अपने दैनिक जीवन में, ये पीढ़ियाँ क्या करेंगी, वो सारी चीज़ें छोड़ दें सपोज टू बी, तो जो अवशेष बचे रह जाएंगे वो क्या होंगे, दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीज़ें होंगी। उन्हीं को हम लोग भौतिक अवशेष बोलते हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं। ईंटों के विहार, महल एक तरह के, और दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर आपने देखा ही होगा कि ऊंचे ऊंचे मंदिर दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। कोई ऐसा समय रहा होगा इतिहास में जब इन मंदिरों का और भवनों का निर्माण हुआ होगा, तो हमें यह आभास होता है कि उस टाइम पे ये इन चीज़ों का निर्माण हुआ होगा इनको देखने के बाद। परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। तो बहुत सारे जो अवशेष हैं वो कहाँ दबे हुए हैं, टीले, क्योंकि अब टीले बन चुके हैं। सारे मंदिर, सारे विहार या जो महल हैं वो वैसे नहीं रहे हैं जैसे वो कभी हुआ करते थे। टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। आपने देखा होगा कि जिनको एक शब्द आता है खेरे बोलते हैं या ऊंचा टीला बोलते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली बस्तियाँ रही होती हैं पहले। तो इस वजह से जब वो बस्तियाँ वहाँ से समाप्त हो जाती हैं तो वहाँ टीला टाइप का बन जाता है। फिर वहाँ खुदाई होती है तो वहाँ हमें मिलते हैं पुराने अवशेष, बस्तियों के अवशेष। एक कई प्रकार का हो सकता है टीला। एकल सांस्कृतिक हो सकता है जहाँ पर केवल एक ही प्रकार के लोग रहे जिनकी एक जैसी कल्चर थी। मुख्य सांस्कृतिक हो सकता है जहाँ पर कई संस्कृतियों के लोग रहे हों लेकिन एक संस्कृति वहाँ प्रधान रही हो। और बहुसांस्कृतिक भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी संस्कृतियाँ हो सकती हैं वहाँ पर, और वह सभी का प्रतिशत अगर देखें तो बराबर हो सकता है, मतलब सभी संस्कृतियाँ बराबर महत्व वाली हों। एकल संस्कृति, टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। जो एकल सांस्कृतिक टीले हैं उनमें एक ही कल्चर के लोग रहते थे उस टीले पर या उस क्षेत्र में। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रेवियर PGW संस्कृति के द्योतक हैं, और कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। कुछ ऐसे टीले मिले हैं जहाँ से अभी पेंटेड ग्रे बेयर है ना, PGW चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के द्योतक है। तो इसमें ये उन लोगों को बताता है जो लोग चित्रित धूसर मृदभांड का यूज करते थे। मृदभांड मिट्टी के बर्तनों का जो चित्रित होते थे ग्रे कलर में। और कुछ ऐसे मिले हैं जहाँ से सातवाहन संस्कृति, मतलब सातवाहन लोगों के विषय में जानकारी मिलती है, उनके अवशेष मिलते हैं। कुछ कुषाण लोग जो थे उनकी कल्चर के अवशेष मिलते हैं। फिर तीसरा है मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है। जैसे मैंने बता दिया कि मुख्य
सांस्कृतिक जो टीले होते हैं उनमें एक कल्चर होती है, उसकी प्रधानता रहती है, बाकी कल्चर क्या होती हैं वो कम प्रभावी रहती हैं। जैसे अगर भारत की बात करें अभी, तो भारत देश में, भारत हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदुओं की संख्या भारत में ज़्यादा है, जो सभी क्या है, सनातनी है, तो सनातन कल्चर का प्रभाव ज़्यादा है। ऐसे ही मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की भी हो सकती हैं और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती हैं। इसमें कुछ संस्कृतियां ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है कि पहले कोई और संस्कृति प्रधान रही हो या फिर और संस्कृतियां पहले रही हों जो इतने महत्व की नहीं रहीं, या फिर बाद की संस्कृतियां उतने महत्व की नहीं रहीं जितने महत्व की बीच की एक मुख्य संस्कृति रही, एक मुख्य संस्कृति के लोग रहे। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक, अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं बहुसांस्कृतिक टीलों में, जो कभी कभी एक दूसरे के साथ साथ चलती थीं। इन टीलों में अनेक संस्कृतियां मिलती हैं, एक के बाद एक के अवशेष मिलते हैं। कुछ संस्कृतियां इनमें ऐसी मिलती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ भी चलती थीं, समकालीन। जैसे अगर अभी भारतीय सभ्यता की बात करें तो भारत के लोग जिस तरह की कल्चर भारत की अगर बात करें तो भारत में इस्लामिक कल्चर और सनातन कल्चर साथ साथ चल रही हैं। इस तरह की चीज़ें थीं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीले, एक खोदेगा मतलब गए है, खोदे गए टीले का उपयोग हम संस्कृति के और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। रामायण और महाभारत की तरह ही अन्य जो टीले हैं जिनकी खुदाई हुई है, हम उनका उपयोग अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं, मतलब अन्य चीज़ों को जानने के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं। टीले की खुदाई को दो तरह से की जाती है, अनुलंब और क्षैतिज खुदाई। क्षैतिज खुदाई में बड़े विस्तार तक हम क्या करते हैं, बड़े क्षेत्रफल को कवर करते हैं, खोदते हैं उसे। अनुलंब खुदाई में हम छोटे से भाग को क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं और फिर नीचे की तरफ गहराई में खोदते हैं। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घाटित हो। अनुलंब खुदाई में क्या होता है, जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो पहले एक लेयर मिलती है जो सबसे वर्तमान की कल्चर है उसकी होती है, फिर उसके अंदर उससे पहले जो कल्चर के लोग रहे हैं उसकी लेयर मिलती है और उनके अवशेष मिलते हैं। ऐसे ही फिर और नीचे जाएंगे तो और पुराने लोगों की कल्चर के अवशेष मिलते हैं। इस तरह से चलता है। क्षैतिज खुदाई में क्या होता है, सीधे आप बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, आपको एक ही कल्चर के लोग मिलेंगे। ज़्यादा गहरी खुदाई कर नहीं सकते क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ये सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। अनुलंब खुदाई। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई, या तो सारे टीले की खुदाई या उसके बहुत बड़े हिस्से की खुदाई, उसको क्षैतिज उत्खनन बोलते हैं। उत्खनन का मतलब खुदाई करना। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल की काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास पा सकते हैं। इस तरह की खुदाई से हम क्या कर सकते हैं, उस स्थल की विशेष संस्कृति का पूर्ण आभास, मतलब उस काल में उस संस्कृति का प्रभाव कैसा था, उस संस्कृति के लोगों का खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें कैसी थी पूर्ण रूप से हम जान सकते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण उनसे हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। भौतिक संस्कृति के बारे में, उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सारी चीज़ें अनुलंब खुदाई से। क्षैतिज खुदाइयाँ खर्चीली होने के कारण बहुत कम की गई हैं। क्षैतिज खुदाई में चूँकि बड़ा क्षेत्रफल होता है तो ज़्यादा खर्चीली होती हैं, इसलिए ये कम की जाती हैं। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाता। देखिए, हम अगर जानने का प्रयास करें तो क्या हम सारी चीज़ें जान सकते हैं खुदाई के माध्यम से? तो नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुदाई से नहीं जान सकते, चाहे कितना भी उत्खनन कर लें।
तो भी हमें पूर्ण रूप से प्राचीन मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से हम चित्रण नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते कि उस टाइम या फिर किसी ने जाकर नहीं देखा कि उस समय किस तरह के लोग थे, किस तरह का पहनावा था उनका। हम क्या कुछ अवशेषों के आधार पर उन लोगों के जीवन की कल्पना करते हैं कि वो कैसे रहे होंगे। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनके भी पुरावशेष विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित हैं। जिनका उत्खनन किया जा चुका है, जिन टीलों का, उनसे जो पुरावशेष मिले हैं, पुराने अवशेष मिले हैं, वो भी अलग अलग अनुपातों में, अलग अलग क्वांटिटी में क्या है, सुरक्षित रखे हुए हैं। सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे, परंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संक्षारित हो जाते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो सूखी जलवायु की बात हो रही है, सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या है, वहाँ के पुरावशेष जो होते हैं वो सुरक्षित लंबे टाइम तक रहते हैं, क्योंकि वहाँ नमी नहीं आती। नमी ना आने के कारण उनमें जंग नहीं लगती। लेकिन गंगा का मैदान है, डेल्टाई क्षेत्र हैं या नम आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ लोहे के औजार तो रह नहीं सकते। तो इन क्षेत्रों में इनके अवशेष खोजना काफ़ी कठिन है। इसी तरह से कच्ची मिट्टी के घर हो गए, तो उनके तो अवशेष बचना ही मुश्किल है, वो तो बिल्कुल ही क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पकी ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर अवशेष मिल पाते हैं। जो नम क्षेत्र हैं, जलोढ़ क्षेत्र हैं, जलोढ़ क्षेत्र मतलब जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ऐसे क्षेत्र जैसे गंगा का मैदान हो गया, तो इन क्षेत्रों में ईंटों का जब प्रयोग शुरू हुआ, ईंटों के मकान, पत्थर के मकान बनना शुरू हुए, तब से इनके अवशेष क्या है, यहाँ पर ये नष्ट नहीं हुए, क्योंकि ईंटें लंबे टाइम तक पानी में रह सकती हैं, पत्थर भी लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं, तब हमें यहाँ से कुछ ठोस प्रमाण मिलते हैं। ऐसे ही पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। पश्चिमोत्तर भारत में उत्खनन होने से हमें ऐसे नगर मिले हैं जो 2500 ईसा पूर्व के हैं। अभी कितना चल रहा है, 2024, 2000 से लगाएं तो मतलब 4500 वर्ष पहले के हैं ये। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाते थे और किस प्रकार के घरों में रहते थे। अभी यहाँ पर जो आपको नहीं देख पा रहे हैं आप नीचे, ये क्या है, संक्षारित हो जाते हैं और कच्ची, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है। तो ये है कच्ची मिट्टी से, जिसको मैंने समझा दिया था फिलहाल आपके लिए। कच्ची मिट्टी से बने अवशेषों को खोजना क्या होता है, कठिन होता है। भोजन में किन किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार के औजारों और हथियारों का उपयोग करते थे कौन से लोग, हमें उत्खननों से क्या पता चला है, उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, किस तरह के घर थे उनके, वो किस तरह के मिट्टी के बर्तन यूज में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे,
ये भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार के औजारों या हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार रखते थे, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन हाँ, इस तरह ये साउथ में ऐसा किया गया है कि उसमें सब रखा, उनके साथ में औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन रखे और उनके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, स्मारक टाइप का बना दिया गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोग मरने के बाद जीवन है, इस बात में विश्वास करते थे। इसी वजह से बर्तन, औजार, हथियार उनके लिए साथ में क्या है, रखते थे सबके साथ में। इनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिली है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। तो इन महापाषाणों की खुदाई से हमें ये सारी चीज़ें मिली और हमें ये पता चला कि जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तब से हम लोग लौह युग बोलते हैं उसको, जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तब से। तो लौह युग की शुरुआत होने से पहले साउथ के, दक्षिण भारत के लोग किस तरह से जीते थे, उनका जीवन स्तर कैसा था, तो हमें इन महापाषाणों से पता चलता है उनके बारे में। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। देखिए, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसको पुरातत्व कहते हैं। मतलब किसी क्रमिक रूप से पुराने टीलों का, पुरानी जगहों का उत्खनन करना और उनके बारे में प्राचीन काल के लोगों के जीवन के बारे में जानना क्या कहलाता है, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। उत्खनन और अन्वेषण के फलस्वरूप प्राप्त भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि से ये पता लगाया जाता है कि वे किस काल के हैं। एक कार्बन डेटिंग जो मेथड है, इससे पता लगाते हैं उनकी आयु कि वो कितने पुराने हैं। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव समस्थानिक, या इसको अंग्रेजी में आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप है जो सभी प्राणवान वस्तुओं में विद्यमान होता है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन के 3 क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। तो इनमें जो तीसरा वाला है C14, ये यहाँ पर क्या है, जो भी प्राणवान जीवित वस्तुएं हैं उनमें ये होता है। सभी रेडियोधर्मी पदार्थों की तरह इसका एक निश्चित या समान गति से क्षय होता है और जब कोई वस्तु मरती है तो इसका क्षय शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो जीवित रहती है तो इसकी पूर्ति होती रहती है और इसकी मात्रा बराबर उसमें बनी रहती है। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन 14, कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन इससे क्या है, उसकी पूर्ति होती रहती है। परंतु जब वस्तु, अब यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है ना, तो इसके साथ ही कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ ही हवा और भोजन पानी से इसकी पूर्ति मतलब आपूर्ति बनी रहती है। परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब इसमें विद्यमान कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है। जब वस्तु निष्प्राण हो गई तब कार्बन 14 क्षय होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये हवा और भोजन से कार्बन 14 क्यों ऐसा हो जाता है फिर, क्योंकि ये हवा और भोजन से कार्बन 14 लेना बंद कर देती है। इस वजह से जो पहले से कार्बन 14 उसमें विद्यमान है वो क्षय होना शुरू हो जाता है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसी को मेजर करते हैं हम, क्योंकि एक निश्चित समय के साथ क्या है, घटती जाती है इसकी क्वांटिटी। हम पता लगा लेते हैं कि ये वस्तु निष्प्राण कब हुई होगी, कितने टाइम पहले। यह इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन 14 का क्षय एक निश्चित गति से होता है, जैसा पहले बताया जा चुका है। ये ज्ञात है कि कार्बन 14 का आधा जीवन
5568 वर्षों का होता है। ये कार्बन 14 है 5568 वर्षों में आधा रह जाता है। समझ गए। अब कोई वस्तु अगर एक टाइम पे आके क्या है निष्प्राण हो गई, तो इतने वर्ष बाद उसका जो कार्बन 14 उस टाइम पे था जब वो निष्प्राण हुई थी, उसका आधा रह जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन क्या है? वह काल या समय होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मिता लुप्त हो जाती है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन, या इसको अर्धायु काल भी बोलते हैं, ये ऐसा टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें उस वस्तु की जो रेडियो एक्टिविटी है वो आधी रह जाती है। अब ये रेडियो एक्टिविटी है क्या? रेडियो एक्टिविटी कुछ ऐसे पदार्थ हैं हमारे नेचर में जो जिनसे अल्फ़ा बीटा गामा रेज अपने आप ही निकलती रहती हैं, जैसे कि थोरियम है, यूरेनियम है। ये इस तरह के तत्व हैं जिनसे क्या है अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं, रेडिएशन अपने आप निकलता रहता है और इनकी क्वांटिटी घटती रहती है। तो ऐसे ही है कार्बन 14, ये भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो 5568 वर्षों में इसका जीवन आधा रह जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग में था उससे आधा। इस प्रकार अगर कोई वस्तु 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी कार्बन 14 की जो धारिता है वो समय की तुलना में आधी रह जाएगी जब वह जीवित थी, और अगर वह 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई तो उसके कार्बन 14 की धारिता उस समय की तुलना में 1/4 रह जाएगी जब वह जीवित थी। सिंपल है। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पौधों के अवशेषों का भी परीक्षण किया जाता है इससे। जो परागकण होते हैं हमारे बायो में आपने पढ़ा होगा परागकण, तो उनके विश्लेषण से हम जलवायु का पता लगाते हैं, वनस्पति का पता चलता है हमें। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में था। मतलब अब से 9000 से 7000 ईसा पूर्व पहले राजस्थान में और कश्मीर में कृषि कार्य होता था। ये रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर ही ये बात कही जाती है। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणाम से ये पता चलता है कि वे जगहें कहाँ हैं जहाँ से ये धातुएं प्राप्त की गई हैं, और इनसे धातु विज्ञान के विकास की अवस्थाओं का पता लगाया जाता है। पशुओं की हड्डी का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है और उनके पालतू होने तथा तरह तरह के काम में लाने का पता लगाया जाता है। किससे? हड्डी का परीक्षण करके, कार्बन 14 मेथड से हड्डी का परीक्षण करके हम पता लगाते हैं कि वो पालतू हैं कि पालतू नहीं हैं, और वो किस किस तरह के कामों में प्रयोग में लाए जाते थे। उस टाइम के जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, पालतू जानवर थे। तो ये भौतिक अवशेष के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से हम आयु डिसाइड करते हैं, किस तरह से उत्खनन होता है और किस किस तरह की चीज़ें रहती हैं। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है सिक्के। सिक्कों से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? क्या सिक्कों से इतिहास जाना जा सकता है? क्या सिक्कों से हम बता सकते हैं कि शासक किस तरह के हुआ करते थे? शासक संगीत प्रेमी होते थे, युद्ध प्रिय होते थे, या वो किन धातुओं का प्रयोग करते थे? सिक्के कौन सी धातु के होते थे? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। इनके आंसर हमें इस टॉपिक से मिलेंगे और इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।